आप लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? मेरी वॉइस आप लोगों को अच्छे से क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो तो है, सबसे पहले हमने लास्ट जब हमने ख़त्म की थी क्लास तो हमने अटेंडेंस शीट पे क्लास ख़त्म की थी। आज उसी के बिहाफ पे जो हम करने वाले हैं वो सैलरी शीट है, वो हम सीखेंगे। सैलरी शीट कैसे हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकालेंगे, इसमें इसके फंक्शन के भी काफ़ी और नए नए तरीके के हम यूजेस सीखेंगे। उसके बाद हमारी डिस्काउंट शीट है, हम उसको सीखेंगे। डिस्काउंट शीट में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हम काफ़ी सारी नई चीज़ें आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सैलरी शीट से। तो आप लोगों को शीट जो है मैंने प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है, तो आप उसके साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर एक सैलरी शीट इस तरीके की दिखाई दे रही होगी, जिसमें कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं, डेजिग्नेशन है, मैनेजर, सुपरवाइज़र, क्लर्क, वर्कर, पीओ, और साथ साथ उनके स्टेटस भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर फिक्स बेसिक, पे डेज, ओवर टाइम, सीएम बेसिक क्या है मैं बताऊँगी आपको, एचआरए, टीए, डीए, ग्रोस सैलरी, पीएफ, पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, टीए यानी हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस, और डीए डियरनेस अलाउंसेस। ये सारे अलाउंसेस जो आपकी सैलरी में ऐड होकर आपको मिलते हैं, यानी जो आपकी सैलरी फिक्स की जाती है। जब भी आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं या अच्छी कंपनी में या गवर्नमेंट आप वर्कर हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो क्या होता है वहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस जो हैं वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होकर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हीं अलाउंसेस की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इनको शॉर्ट में लिख दिया है एचआरए, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको मैंने फुल फॉर्म में भी इनको लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड जो है आपकी सैलरी से कटता है, लेकिन वो टैक्स की तरह नहीं कटता। प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि आपकी सैलरी से कटकर बाद में आपको ही मिलता है। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, एक पेंशन के तरीके से वो मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में आजकल क्या हो गया है कि अब आप जब चाहें नहीं कुछ टाइम के बाद जितना चाहे आप अपना पीएफ जो है वो निकाल सकते हैं। आई थिंक 60-75% जो है वो निकाल सकते हैं। तो वो हमारा पीएफ होता है, आपकी सैलरी से ही कटकर वो आपको ही इकट्ठा होकर बाद में मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स जो है ये आपकी सैलरी से कटेगा, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, और लास्ट में नेट सैलरी। तो ये पूरी सैलरी शीट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स बेसिक। फिक्स बेसिक क्या है, जिस सैलरी पर आपने जो भी जॉब की ज्वाइनिंग की है वो कौन सी सैलरी पर की है, ये वो सैलरी है फिक्स बेसिक, जिसमें आपके अलाउंसेस ऑलरेडी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यानी अलाउंसेस इस सैलरी के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। यानी 30,000 की सैलरी पर आपको टीए कितना मिलेगा, एचआरए कितना मिलेगा, वो इस सैलरी के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये फिक्स बेसिक मुझे दी हुई है। किसी की 30,000 है, किसी की 15,000 है, वो स्किल, अनस्किल या सेमी स्किल एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ पर मेंशन की हुई है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पे डेज। अब जो हमारी सैलरी होती है वो 30 डेज़ के हिसाब से, चाहे 28 डेज़ होते हैं मंथ में या 31, लेकिन सैलरी 30 डेज़ के हिसाब से ही काउंट होती है। तो यहाँ पर ये 30 डेज़ के हिसाब से ही सैलरी मेरी काउंटेड जो है वो इस तरीके से मंथली लिखी हुई है। पे डेज़, अब जैसे कि आपने अटेंडेंस शीट में देखा था, मैं आपको दोबारा अटेंडेंस शीट यहाँ पर ओपन करके दिखा रही हूँ। अटेंडेंस शीट में जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पर हमने काउंट करा था कि एम्प्लॉय जो है कितने दिन प्रेजेंट है, जितने दिन प्रेजेंट होगा उसकी सैलरी उसी हिसाब से मिलेगी। यानी यहाँ पर 27, 26, कोई एम्प्लॉय 25 डेज़ है, कोई 27 है, कोई 27 है, या कोई पूरे महीने भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर उसकी सैलरी किस हिसाब से कट कर, या फिर वो ओवर टाइम जो कर रहा है, यहाँ पर ओवर टाइम भी मेंशन है, आप देख सकते हैं साथ में ओवर टाइम भी किया हुआ है। यानी 30 दिन की सैलरी, अगर यहाँ पर सैलरी हमारी 30,000 है तो एक दिन की सैलरी क्या होती है 1000। तो 1000 के हिसाब से ही अगर हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारी एक दिन की सैलरी अगर 1000 है तो 27 दिन की क्या हो गई 27,000 हो गई, यानी 27,000। लेकिन उसमें मुझे ये भी इंक्लूड करना है कि मैंने 8 घंटे का ओवर टाइम भी किया है। यानी अगर मैं 8 आवर्स या 9 आवर्स की जॉब करती हूँ तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, उसमें ओवर टाइम भी किया है पूरे मंथ में, जो कि 8 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का है, किसी का 12 घंटे का है। तो ओवर टाइम इंक्लूड होकर जो हमारी सैलरी बनती है वो है यहाँ पर करंट मंथ बेसिक।
यानी जो सैलरी आपकी, जो आपने छुट्टी करी है यानी जो एब्सेंट हैं आप, उसमें से कट कर और ओवर टाइम ऐड होकर जो सैलरी निकली है वो इस तरीके से निकली है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ, तो ये मैं कैलकुलेट कर रही हूँ एक फार्मूला के थ्रू, किसी फंक्शन के थ्रू मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो मुझे कंडीशंस दी हुई है वो ऐसी है कि इसको आप फार्मूला के थ्रू ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाने के बाद सिलेक्ट किया है फिक्स्ड बेसिक, यानी फिक्स बेसिक को सिलेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 30 से। 30 से मैंने क्यों डिवाइड किया है, 30 से मैंने इसको इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये मेरी 1 डे की जो सैलरी है वो मुझे निकाल कर दे देगा। एंटर मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, देखिए। मतलब मैंने फिक्स बेसिक को यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको 30 से डिवाइड कर दिया। 30 से डिवाइड करने से क्या हुआ, हमारी एक दिन की सैलरी जो थी वो निकल कर आ गई। अब ऐसे ही एक दिन की सैलरी निकल कर आ गई है, इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 27 से, जो हमारे पे डेज़ हैं उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये 27 दिन की जो सैलरी थी वो निकल कर आ गई है। तो यहाँ पर 27 दिन की सैलरी हमारे पास निकल कर आ गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है ओवर टाइम। ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैं प्लस का सिंबल लगा रही हूँ, इस बार इसको ध्यान से समझिएगा। प्लस का सिंबल मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताऊँगी बाद में, उससे पहले मैं यहाँ पर ओवर टाइम आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ओवर टाइम में कैसे निकाल रही हूँ, यहाँ पर वापस से मैंने ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ से मैंने फिक्स बेसिक को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको डिवाइड किया है 30 से। 30 से डिवाइड करने पर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एक दिन की सैलरी निकल कर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 8 से। 8 से मैंने इसको इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आपके जितने भी वर्किंग आवर्स हैं यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे वर्किंग आवर्स से, यानी जो भी आपके वर्किंग आवर्स होंगे 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जो भी, उसको आप इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, आपकी जो हर मतलब आपने एक दिन में 8 घंटे में जो भी काम किया है उसके हिसाब से आपकी सैलरी वो निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ अब वापस से किससे, जो मेरा ओवर टाइम है जो कि है 8 घंटे, पहला मेरा ओवर टाइम है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था हमेशा पहले सेल को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब उसको नीचे ड्रैग करते हैं फॉर्मूला बाकी सेल्स में भी अपने हिसाब से क्या होता है, फिल हो जाता है। इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से निकल कर आ गया है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया फिक्स बेसिक। फिक्स बेसिक को डिवाइड किया 30 से, जिसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमारी एक दिन की सैलरी निकल कर आ गई। उसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, जो हमारे पे डेज़ थे यानी 27 से, जिससे क्या हुआ 27 डेज़ की हमारी सैलरी यहाँ पर निकल कर आ गई, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने वापस इसमें प्लस कर दिया जो हम 8 घंटे की सैलरी निकाल रहे हैं, यानी जो हम ओवर टाइम निकाल रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। मैं आपको इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक एक करके। प्लस का हम यूज़ करना बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको हाफ हाफ करके निकालना सीख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इज इक्वल्स को अप्लाई किया, यहाँ पर फिक्स बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया। फिक्स बेसिक सैलरी को हमने डिवाइड किया है 30 से। 30 से डिवाइड करने पर क्या हुआ, और मल्टीप्लाई किया है इसको हमने 27 से, जिससे क्या हुआ यहाँ पर, जिससे हमारी 27 डेज़ की जो सैलरी निकल कर आ गई है, ठीक है। अब यही काम अगर मैं आपको दूसरे कॉलम में करके दिखाती हूँ, यहाँ पर दूसरे कॉलम में करके देख लेते हैं इसको। इज इक्वल्स टू फिक्स बेसिक सैलरी को वापस से सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके। उसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे अगर 30 से, तो क्या होगा, यहाँ पर वापस से वो एक दिन की सैलरी दिखा देगा। अब एक दिन की सैलरी को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 या 9 या 10 जितने भी आपके वर्किंग आवर्स है उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, वो उतने आवर्स की आपको सैलरी निकाल कर दे देगा, ओके। अगर यहाँ पर आप इसको एक दिन की सैलरी को डिवाइड करेंगे 24 से, तो क्या होगा, वो आपको पर आवर की सैलरी निकाल कर दे देगा। लेकिन यहाँ पर मैं वर्किंग आवर्स की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 9 लिया है। आप यहाँ पर 8 भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं 8 लेकर देख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 8 ले लिया है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, जो हमारा ओवर टाइम है,
और उसको यहाँ से एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इतना जो बना उसका ओवर टाइम का इतना अमाउंट ओवर टाइम का हुआ। ओके, अब इसी अमाउंट के साथ इसको प्लस कर देंगे, जो हमारा ये अमाउंट है। या तो आप इसको प्लस कर सकते हैं, नहीं तो वही फॉर्मूला आप आगे रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं वही फॉर्मूला क्या है यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ वापस से, यहाँ पर प्लस ना कर उसको इसी के आगे प्लस का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट वापस से ऑन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फिक्स बेसिक सैलरी को, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से 30 से और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से 8 से। वर्किंग आवर्स जो मैंने आपको बताया, ये वर्किंग आवर्स की बात हो रही है, ये 24 आवर्स की बात नहीं हो रही है, ये वर्किंग आवर्स की बात हो रही है। ठीक है, 8 घंटे में उसकी सैलरी जो है कितनी होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो हमारा ओवर टाइम है उससे। ओवर टाइम से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एंटर करने पर यहाँ पर करंट मंथ, CM बेसिक का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। करंट मंथ बेसिक, करंट मंथ बेसिक का मतलब ये है कि जो उसकी सैलरी पे डेज़ यानी जितने दिन वो अब्सेंट रहा है ऑफिस में, कोई भी जो भी एम्प्लॉई हमारा, जैसे अनु शर्मा फर्स्ट एम्प्लॉई दी हुई है यहाँ पर, जितने डेज़ वो यहाँ पर प्रेजेंट रही है उसके हिसाब से और ओवर टाइम कैलकुलेट करने के हिसाब से उसकी सैलरी क्या बनती है, वो यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आ गई है। ओके, अब ऐसे ही अगर हमें HRA निकालना है, HRA के लिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है मुझे, इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये थोड़ा डिफरेंट है। एक कंडीशन में हमने जो चीज़ें समझी थी उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि HRA मुझे कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर HRA दिया हुआ है कि अगर एम्प्लॉय स्किल है तो 50%, सेमी स्किल है तो 40%, अनस्किल है तो 30%। मुझे इस तरीके से यहाँ पर HRA जो है वो दिया हुआ है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ही हम HRA निकालेंगे, इफ फंक्शन के थ्रू ही निकालेंगे। इफ फंक्शन थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि इफ फंक्शन क्या करता है। इफ फंक्शन जो कंडीशन आपको गिवन होती है और जो कंडीशन आपके पास होती है, यानी जो कंडीशन आपकी खुद की होती है, उन कंडीशंस का कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करने के बाद आपको ट्रू और फॉल्स रिजल्ट निकाल कर देता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम इफ़ का ही यूज़ करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे नीचे मेंशन किया हुआ है कि HRA किस बिहाफ पर दिया हुआ है कि एम्प्लॉय अगर स्किल है तो उसको 50% मिलेगा, अगर सेमी स्किल है तो 40%, अनस्किल है तो 30%। लेकिन ये हाँ, तो हम यहाँ HRA का डिस्कशन कर रहे थे, हाउस रेंट अलाउंस का डिस्कशन कर रहे थे कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि अगर हमें किसी अमाउंट का परसेंटेज निकालना हो, मान लीजिए आपको यहाँ देखना है कि 30,000 का 50% कितना होता है, वो तो खैर ईजिली बता ही देगा कोई भी। मान लीजिए अगर आपको देखना हो 30,000 का 2.5% कैसा होता है, तो आप एक्सेल में कैसे देखेंगे उसको, बहुत ईजी है। इज इक्वल्स टू 30,000 को सिलेक्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान आपको 30% निकालना है तो आप 30% से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर 30,000 का 30% जो है वो इस तरीके से निकल कर आ गया है। अब इसी का यूज़ हम जो है HRA फंक्शन में करने वाले हैं, थोड़ा इफ से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इफ फंक्शन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट वैल्यू जो कि हमारी कंडीशन होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किससे मैच करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी फिक्स सैलरी है, यानी फिक्स सैलरी के बिहाफ पर नहीं, हमें देखना है स्टेटस के बिहाफ पर। जी हाँ, हमें यहाँ पर स्टेटस के बिहाफ पर देखना है स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल। तो यहाँ से मैं स्टेटस को सिलेक्ट कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू डालेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय स्किल है, सेमी स्किल है या अनस्किल है। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू का यूज़ होगा क्योंकि हमें मैच करना है उससे, ना कि ज़्यादा कम को देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते, लेकिन टेक्स्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम स्किल को इस तरीके से लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम स्किल लिखेंगे कि अगर एम्प्लॉय जो है यहाँ से स्टेटस हमने सिलेक्ट किया मैच करता है स्किल से, कॉमा, तो क्या होगा, फिक्स बेसिक का कितना देगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 50% से, तो 50% इस तरीके से आप लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन हो गई है। ओके, अब यहाँ पर 3 कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर हम नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे, वापस से कॉमा,
वापस से इफ़ का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्टेटस को, जो कि स्किल दिया हुआ है हमें यहाँ पर। लेकिन अब कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम, इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी अगर एम्प्लॉय क्या है, सेमी स्किल है। मैच वो उसी से करेगा, क्योंकि जब हम ड्रैग कर देंगे तो वो सारी कंडीशंस ले लेगा। फर्स्ट वाले सेल को ही सिलेक्ट करते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। पहले मैंने स्किल लिखा था, अब मैंने यहाँ पर सेमी स्किल लिखा है, लेकिन सिलेक्ट मैंने फर्स्ट वाले सेल को ही किया है, क्योंकि ड्रैग करने पर क्या होगा, वो सेल्स जो है चेंज होते रहेंगे, तो वो यहाँ पर कंडीशंस भी जब मैच करेगा, उनका कंपैरिजन करेगा, वो भी चेंज होती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया दिया हुआ था कि अगर सेमी स्किल है तो 40%। ओके, 40% के लिए 40% किसका, फिक्स बेसिक का, तो फिक्स बेसिक को यहीं से सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 40% से। ओके, 40% से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमा, अब लास्ट वाली कंडीशन हमारी क्या है, लास्ट वाली कंडीशन को हम इसी फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे, अनस्किल। अनस्किल, बाकी जो बचे हैं वो अनस्किल ही हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर अनस्किल को इस तरीके से लिख रही हूँ। बेसिक सैलरी जो हमारी एक बेसिक सैलरी नहीं, फिक्स सैलरी जो हमें दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 30%। तो यहाँ पर क्या होगा, अनस्किल को 30% दे देगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर आप एक बार भी करेंगे तो भी वो ले लेगा, क्योंकि वो अपने आप ही 2 ब्रैकेट एंटर कर देता है। मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद किया, तो आप देखिए वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, और वापस से एंटर करेंगे तो वो अपने आप ही 2 ब्रैकेट क्या है, क्लोज़ कर देता है। ठीक है, लेकिन 2 ब्रैकेट क्लोज़ करने ज़रूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आप भूल जाते हैं तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, वो तब भी 2 बार एंटर प्रेस करने पर ले लेता है, यानी दूसरा ब्रैकेट जो है, यानी और ब्रैकेट जो है, वो अपने आप लगा देता है फॉर्मूला के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने HRA इस तरीके से निकाला है। कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट थी कि अगर एम्प्लॉय स्किल है तो 50%, सेमी स्किल है तो 40% और अनस्किल है तो 30%। तो यहाँ पर मैंने नेस्टेड इफ का यूज़ किया। पहली कंडीशन में मैंने यहाँ पर किसको सिलेक्ट किया, जो हमारा स्टेटस था, इज इक्वल्स टू स्किल। स्किल को यहाँ पर टाइप करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जो 50% को, किससे, फिक्स बेसिक से, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि 50% कितना होता है, 30,000 का। ओके, दूसरी कंडीशन क्या थी, सेमी स्किल, तो उसको सेम तरीके से हमने अप्लाई किया और यहाँ पर 40% इस तरीके से लिख दिया, और लास्ट कंडीशन को हमने इस तरीके से यानी फॉल्स क्राइटेरिया के अंदर डाल दिया कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या करेगा, ये फॉल्स वाली कंडीशन दे देगा, जो कि हमारी लास्ट कंडीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने HRA देख लिया है। अब TAB हमें कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। TAB यहाँ पर दिया हुआ है, स्किल एम्प्लॉय है तो 10%, सेमी स्किल है तो 8%, अनस्किल है तो 6%। स्टूडेंट्स, आपके पास शीट्स हैं, ये वाला जो है ये आप अभी खुद करके देखिए। मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसको खुद करके देखिए अभी, तो शायद आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। आप ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर हम इसको आगे ट्राई करते हैं कि कैसे करेंगे, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। जैसे कि डिमांड्स मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की आती है कि मैम हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, तो आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। मैंने शीट्स जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड की हुई हैं। राहुल, मैंने जो सारी शीट्स हैं वो ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड की हुई है। मॉड्यूल 2 की जो शीट है वो प्रोवाइड है ऑलरेडी ग्रुप में, आप जाके चेक कीजिए। तो चलिए आप लोग भी यहाँ पर साथ साथ करते रहिए। मैं आपको TA फिर भी एक बार समझा देती हूँ कि हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इज इक्वल्स टू एक वापस से सेम ही तरीका है HRA का भी, और यहाँ पर TA भी सेम ही कंडीशन में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन ही आपको अप्लाई करनी है जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं।
आपकी जो कंडीशन है वो अलग तरीके की हो सकती हैं कि कई बार क्या होगा कि आपको अमाउंट दे दिया होगा सीधा सीधा कि आपका अगर सैलरी 30,000 है तो आपको 700 रुपये मिलेगा HRA, या 800 रुपये, या 8,000, 10,000, जो भी होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, उस कंडीशन में आपको परसेंटेज में अगर नहीं दिया हुआ होगा तो आप उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो अमाउंट होगा उसको इस तरीके से लिख देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, आप इस यहाँ पर सीधे सीधे जो भी आपका कंडीशन होगी उसको इस तरीके से यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ओके, अगर आपको सीधा अमाउंट दिया होगा, कोई परसेंटेज में अमाउंट नहीं दिया हुआ होगा तो ऐसे ही हम यहाँ पर TA देख लेते हैं। TA के लिए यहाँ पर इफ़ का यूज़ कर रही हूँ मैं वापस से। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टेटस जो कि स्किल दिया हुआ है इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा स्किल एम्प्लॉय को जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 10%। 10% किसका, फिक्स बेसिक का। तो यहाँ पर कॉमा डालकर हम यहाँ पर फिक्स बेसिक को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10% से, कॉमा दोबारा इफ का फंक्शन अप्लाई करेंगे, वापस से स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल्स टू दूसरी कंडीशन है सेमी स्किल, ओके, कॉमा फिक्स बेसिक को सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8% से, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर 8% दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट जो हमारी कंडीशन है उसको हम इस तरीके से डाल देंगे, फिक्स बेसिक मल्टीप्लाई बाय 6%। ओके, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा TA निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर आप लास्ट कंडीशन को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर मैंने अनस्किल को मेंशन नहीं किया। अब आप कहेंगे कि कई बार स्टेटस में क्या कई बार ये हुआ कि अनस्किल की जगह कोई और आपको स्टेटस दिया हुआ हो या कुछ और दिया कुछ और दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, उस कंडीशन में ये करेंगे आप कि स्टूडेंट आपको फॉल्स कंडीशन जैसा कि मैंने बताया था मेंशन करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने फॉल्स कंडीशन के अंदर लास्ट वाला क्राइटेरिया ले लिया है 6% का। आप यहाँ पर चाहे तो अनस्किल डालकर इस तरीके से ये कंडीशन डालकर कॉमा डालकर डबल कोट के अंदर स्पेस भी डाल सकते हैं, यानी आप क्या चाहते हैं आप, या फिर आप वहाँ पर फॉल्स लिख सकते हैं या नॉट फाउंड कुछ भी लिख सकते हैं फॉल्स कंडीशन के अंदर। ठीक है, कि अगर अनस्किल नहीं हुआ तो वहाँ पर आप स्पेस छोड़ सकते हैं कि वहाँ पर क्या करें, स्पेस प्रिंट करा दे। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे आगे समझाऊंगी जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता रहेगा कि अगर हर क्राइटेरिया के हिसाब से आप चीज़ों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि कौन से फंक्शन का यूज़ कहाँ पर करना है, ये कैसे पता चलेगा। कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इफ का ही यूज़ करना है, वी लुकअप का ही यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि आपको पहले सारे फंक्शंस समझने होंगे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पर किस फंक्शन का यूज़ करना है, किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने TA निकाल लिया है। आप लोगों ने ट्राई करके देखा? बार बार स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, लेफ़्ट हो रहे हैं मीटिंग से, या फिर मीटिंग में क्या कर रहे हैं, बार बार ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? यस, आप सेमी स्किल के को भी फॉल्स कंडीशन में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वाला क्राइटेरिया ही आपको चाहिए। अगर आपके पास 3 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी 3 कंडीशन को ट्रू में डाल के लास्ट वाली को, और लास्ट वाली को क्या करेंगे, फॉल्स में डाल सकते हैं। जी, फॉर्मूले के अंदर आपको डालना ही पड़ेगा। देखिए, इफ़ कंडीशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं उस एरिया को, जैसे कि स्किल वो अलग तरीके से डिवाइड दिया हुआ है, स्किल को सिलेक्ट करके या 50% को घर से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप टाइप करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर मैम हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हुए, यानी डिफरेंट काफ़ी सारे क्राइटेरिया हुए। जी महेश, मैं आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करती हूँ। मान लीजिए मैं कह रही थी कि अगर आपके पास कई सारे क्राइटेरिया हुए तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। आप बार बार इफ़ के अंदर इफ पुट करके यानी नेस्टेड इफ का यूज़ 10 या 20 सिचुएशन में तो नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन के लिए भी हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे हम उसका यूज़ लुकअप फंक्शन से कर सकते हैं। लुकअप फंक्शन वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, या फिर हमारे पास इफ़ के भी काफ़ी एडवांस फंक्शन होते हैं, उसका यूज़ हम कर सकते हैं उन सिचुएशंस में जब आपके पास क्राइटेरिया काफ़ी सारे होंगे। यानी उस कंडीशन में क्या होगा कि आप बार बार तो इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको ईजी कैसे बने। उस कंडीशन में हम लुकअप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ के भी कुछ एडवांस फंक्शन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। महेश, आप अगर यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर रहे हैं स्किल यहाँ से, तो यहाँ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग यहाँ पर करना है हमें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ड्रैग करने पर आपके आंसर डिफरेंट आएंगे। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ही इस तरीके से टाइप करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस सैलरी शीट में काफ़ी सारी अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से चीज़ें निकालने की कोशिश करी है, ताकि जितना हो सके मैं आपको अपने फॉर्मूलेज और फंक्शंस जो है बता सकूँ कि आप अलग अलग चीज़ों को कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम DA निकालेंगे, जो कि है डियरनेस अलाउंस। उसको मैंने यहाँ पर कैसे निकाला है ये देखिए। डियरनेस अलाउंस जो दिया हुआ है, हाफ सैलरी और फिक्स सैलरी, यानी जो फिक्स सैलरी है हमारी, जो फिक्स सैलरी हमारी मंथली जो डिसाइडेड है यानी 30,000 है, उस सैलरी का हाफ मिलेगा, लेकिन हाफ मिलेगा पूरे साल में। यानी हर मंथ हाफ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा पूरे साल में। यानी 30,000 अगर सैलरी है तो 15,000 जो है DA मिलेगा, लेकिन वो एक ही बार मिलेगा। अब आप चाहे उसको मंथली कैलकुलेट कर ले, 15,000 को मंथली डिवाइड कर ले कि आपका 15,000 के हिसाब से मंथली कितना बनता है, या फिर आप चाहें तो 15,000 6 मंथ में एक बार, यानी एक साल में एक बार ले सकते हैं। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर इसको निकालने एक बार हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं सबसे पहले, फिर हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से ब्रैकेट ऑन कर कर जो हमारी फिक्स बेसिक है। अब हमें उसका हाफ चाहिए, यानी पूरे साल में जो मिलेगा हमें DA, वो मिलेगा फिक्स सैलरी का हाफ। वो पूरे साल का दिया है, वो मंथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वो पूरे साल की बात कर रही हूँ। तो पूरे साल का यहाँ पर मिलेगा हाफ। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ब्रैकेट को बंद किया है। यहाँ पर क्या होगा, इस सिचुएशन में एंटर करने के बाद 15,000 निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं ये शीट है मेरी सैलरी शीट, ये मंथली सैलरी शीट है। तो यहाँ पर अगर मैं 50,000 डालूंगी तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो DA दिया हुआ है पूरे साल का दिया हुआ है, मुझे मंथली निकालना है। तो मंथली निकालने के लिए मैं इसको 12 से डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से, और एंटर प्रेस किया है। तो यहाँ पर DA अब मेरे पास क्या है, मंथली निकल कर आ गया है। ओके, तो कंडीशंस क्राइटेरिया आपके पास काफ़ी तरीके का हो सकता है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप वहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन नहीं तो कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि आपको हर फंक्शन हर फॉर्मूले के थ्रू जो है वो सिखा सकूँ। ओके, तो आपको समझ आया होगा कि DA मैंने किस तरीके से निकाला है।
DA यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन की हाफ सैलरी और फिक्स सैलरी, यानी जो फिक्स सैलरी है उसका हाफ मिलेगा लेकिन पूरे साल में एक ही बार मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे साल में एक ही बार मिलेगा, उसके लिए मैंने 15,000 निकल कर आ गया था, लेकिन सैलरी शीट हमारी मंथली के बिहाफ पर है, तो यहाँ से मैंने उसको इसलिए 12 से डिवाइड किया है ताकि वो मंथली जो है वो भी कैलकुलेट करके दे दे। ओके, तो यहाँ पर 15,000 उसको DA मिल रहा है पूरे साल का, मैंने डिवाइड कर दिया उसको 12 से, तो क्या हुआ मंथली DA कितना बना उसका 1250 रुपये। अब ग्रोस सैलरी क्या है? ग्रोस सैलरी में क्या होता है, जितने भी आपके अलाउंसेज होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ग्रोस सैलरी निकाल लेते हैं। तो ग्रोस सैलरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो आपकी करंट मंथ सैलरी है उसको प्लस करना है, उसमें HRA प्लस करेंगे, देन प्लस करेंगे TA, प्लस करेंगे यहाँ पर DA, यानी जो भी आपकी सैलरी मंथली की है उसमें आपके सारे अलाउंसेज जुड़ जाते हैं। जो भी आपके अलाउंसेज फिक्स बेसिक के हिसाब से हमने अलाउंसेज निकाले हैं यहाँ पर, ना कि करंट मंथ बेसिक के हिसाब से, क्योंकि अलाउंसेज आपके पहले से ही डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपको इतना अलाउंस इस सैलरी पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने वो अलाउंसेज निकाले थे उनको ऐड कर लिया है और साथ साथ करंट मंथ बेसिक को भी ऐड कर लिया है। ये सैलरी आपकी जो बनी है वो है ग्रोस सैलरी। ओके, अब ऐसे ही हम यहाँ पर PF जो है वो निकालेंगे। PF जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड वो दिया हुआ है, अगर 15,000 से आपकी सैलरी है तो 1800, और अगर 15,000 से कम है तो 12% ऑफ CM बेसिक। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना तो हमने अभी तक सीख ही लिया है कि आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर 15,000 से कम है तो 12% ऑफ CM बेसिक कैसे निकालेंगे। सोचिए आप लोग 2 मिनट और ट्राई करके देखिए कि आप इसको कर पा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं आपको PF सिखा देती हूँ, PF कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास अब शीट है तो आप लोग साथ के साथ ट्राई कर सकते हैं। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो शायद आप उसको ट्राई कर रहे होंगे, तो आपको ये बेटर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो PF यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि अगर 15,000 से ज़्यादा है तो 1800 रुपये मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ होगा तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू देन इफ, उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया, और यहाँ पर जो सैलरी है अगर 15,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम फिक्स बेसिक को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेटर देन 15,000 कॉमा 1800। उसको सिंपल इस तरीके से लिख देंगे, जो भी आपकी कंडीशन है उसको सिंपल इस तरीके से लिख देंगे। दूसरी कंडीशन जो है 15,000 से कम, वो अपने आप ले लेगा, यानी 12% ऑफ CM बेसिक। तो कोमा डालकर आप फॉल्स कंडीशन को इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर 12% CM बेसिक के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम CM बेसिक को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर 12% को। तो अगर 15,000 से ज़्यादा होंगे तो उसमें ये क्राइटेरिया लेगा फर्स्ट वाला, यानी सबको 1800 देगा, और अगर 15,000 से कम है तो 12% देगा किसका, CM बेसिक का। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं हम।
और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ थे जहाँ पर जिनकी सैलरी फिक्स यहाँ पर 12,000 थी, किसी की 10,000 थी, जिनकी 15,000 से ज़्यादा थी यानी 15,000 से अबव थी, उनको यहाँ पर 1800 दिया हुआ है, बाकी को कम दिया हुआ है पीएफ। ऐसे ही यहाँ पर पीटी यानी जो कि प्रोफेशनल टैक्स है उसका क्राइटेरिया यहाँ पर लास्ट वाले बॉक्स में आपको दिख जाएगा आपकी शीट पर कि अगर जो सैलरी है हमारी 10,000 से ज़्यादा है, ग्रॉस सैलरी, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है, तो कितना देगा 200। अगर 7,500 से ज़्यादा है तो 175 और अगर उससे लेस देन है तो 0। ओके, तो इसको भी हम इसके थ्रू ही करेंगे। इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं ग्रॉस सैलरी क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो ग्रॉस सैलरी दी हुई है। ग्रेटर देन 10,000 कॉमा 200, इस तरीके से 200 लिखेंगे, कॉमा वापस से इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे वापस से यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बोला हुआ है तो मैं ग्रॉस सैलरी इसलिए सिलेक्ट कर रही हूँ। ग्रेटर देन 7,500 कॉमा 175, जो कि हमारा क्राइटेरिया यानी 175 रुपये देगा उसको, 175 रुपीज़ यहाँ पर देगा, तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। और लास्ट कंडीशन क्या है 0, यानी अगर उससे लेस देन होगा तो लेस देन वाला वो अपने आप ले लेगा। तो यहाँ पर इजीली आप इस तरीके से 0 जो है टाइप कर देंगे फॉल्स क्राइटेरिया में, कॉमा डालकर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे 2 बार और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका पीटी जो है वो निकल कर आ गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, पीटी का मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स है, आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। पीटी का मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स है। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है नेट सैलरी की, यानी नेट सैलरी सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी महीने की सैलरी हुई कितनी हुई वो कैसे निकालेंगे हम, तो वो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो इज इक्वल्स टू ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी में से माइनस करेंगे, ब्रैकेट ऑन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, प्लस करेंगे पीएफ प्लस पीटी, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। यानी नेट सैलरी में क्या होता है, नेट सैलरी में से मैंने पीएफ और पीटी को यहाँ से यानी प्रोफेशनल टैक्स और प्रोविडेंट फंड को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी नेट सैलरी निकल कर आ गई है। ठीक है, ग्रोस सैलरी यहाँ पर ग्रोस सैलरी में से क्या किया हमने, ग्रोस सैलरी में से नेट पीएफ और पीटी को यानी प्रोफेशनल टैक्स और प्रोविडेंट फंड को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ आपकी नेट सैलरी जो थी वो निकल कर आ गई है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो हमारी फिक्स बेसिक थी यानी मंथली जो सैलरी थी वो यहाँ पर नेट सैलरी जो है ज़्यादा आ रही है। अब आप लोग कहेंगे ज़्यादा क्यों आ रही है, ये ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें आपका ओवर टाइम भी कैलकुलेटेड है। अगर आपको याद होगा तो हमने ओवर टाइम भी यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ओवर टाइम कैलकुलेशन करने के बाद और कुछ क्राइटेरिया ऐसे दिए नहीं हुए होते हैं कंपनीज़ में, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे डिफरेंट क्राइटेरियाज़ का यूज़ किया है, तो इसलिए भी ये थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। लेकिन क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमने ओवर टाइम यहाँ पर इसका क्राइटेरिया लिया है, तो इसलिए ओवर टाइम की वजह से भी जो है वो सैलरी इतनी ज़्यादा बन रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सैलरी शीट जो है वो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारी सैलरी शीट जो ख़त्म होती है। ओके, सैलरी शीट में एक और चीज़ आपको लास्ट थिंग जो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो मैंने पे डेज़ लिए हैं वो अटेंडेंस शीट से लिए हैं। अटेंडेंस शीट से कैसे लिए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अटेंडेंस शीट में किसी के भी चेंज करती रहूँ, यानी अगर मैं यहाँ कोई प्रेजेंट है उसको अब्सेंट कर दूँ, कोई अब्सेंट है प्रेजेंट कर दूँ, तो यहाँ पर सैलरी शीट में भी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, यानी दोनों चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं और जुड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि इस अटेंडेंस के बिहाफ पर ही ये पूरी की पूरी सैलरी जो है वो निकली है जनवरी मंथ की। तो यहाँ पर ये मैंने कैसे निकाला है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ सबसे पहले। तो आप अपना कर्सर यहाँ पर फर्स्ट शीट पर रखेंगे इस तरीके से, पे डेज़ वाली शीट पर। यहाँ पर रखने के बाद आप जाएंगे अटेंडेंस शीट पर और वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इज इक्वल्स टू टाइप करेंगे और अटेंडेंस शीट पर जाएंगे और वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पे डेज़। जो यहाँ पर फर्स्ट वाला सेल है पे डेज़ का, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे डेज निकल कर आ गए हैं। अब ये दोनों शीट क्या है, कनेक्टेड है, यानी जो भी चेंजेस अगर यहाँ पर होंगे, किसी के डेज ज़्यादा होते हैं, कुछ भी होता है, तो क्या होगा, इस पूरी शीट में भी यहाँ पर चेंज आ जाएगा। जो भी आपने HRA कैलकुलेट किया है, CM बेसिक कैलकुलेट किया है, उन सभी चीज़ों में यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर जो है सैलरी शीट हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यहाँ पर अब जो मेरा दूसरा क्राइटेरिया है वो है डिस्काउंट शीट। यहाँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से इन सभी क्राइटेरिया को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद आपको सिखाऊंगी कि हम यहाँ से इसको कैसे निकाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसलिए निकाले हुए हैं क्योंकि जो मैंने आपको शीट्स प्रोवाइड की हैं उसमें ऑलरेडी फंक्शंस अप्लाइड हैं, तो आप उनको डिलीट मत कीजिएगा, आप उनको अप्लाई रखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी दी हुई है और रेट दिया हुआ है पर प्रोडक्ट का। ये जो रेट है ये पर प्रोडक्ट का है, क्वांटिटीज़ मुझे यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट्स कैसे निकालेंगे, ईजी है, इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल कर आ गया है, यानी 50 पेन का अमाउंट कितना होगा वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। ठीक है, उसको नीचे मैंने ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पर सभी का अमाउंट इस तरीके से निकल कर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर अब मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, यानी डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको नीचे ये बॉक्स में क्राइटेरिया जो है वो दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि अगर क्वांटिटी 50 से ज़्यादा है या 50 के बराबर है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट किस यहाँ पर मिलेगा, जो भी टोटल अमाउंट है उसमें, यानी 1500 में 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर क्वांटिटी 30 से ज़्यादा है या 30 के बराबर है तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर क्वांटिटी 15 से ज़्यादा है, अबव 15 है और इक्वल्स टू 15 है तो 5%, और अगर लेस देन 15 है तो क्या होगा, 0%, यानी ज़ीरो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर 15 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू इफ का ही यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू में क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी के बिहाफ पर हम निकाल रहे हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, अगर 50 से ज़्यादा है तो कितना लेगा, 20%। 20% किसका, टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 20%। ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि परसेंटेज हम किस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अमाउंट का। ओके, कॉमा, दोबारा से एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को, ग्रेटर देन, अब क्या है, 30 से ज़्यादा या इज इक्वल्स टू 30। ओके, कि अगर यहाँ पर 30 से ज़्यादा है, 30 के बराबर होते हैं क्वांटिटी, तो कितना मिलेगा, 10%। 10% किसका, टोटल अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10%। वापस से इसका यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस से क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रही हूँ, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 15, कॉमा, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, क्योंकि 5% दिया हुआ है यहाँ पर। देन लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, 0। बाकी सबको कितना दे देगा, लेस देन 15 वालों को 0। ब्रैकेट को बंद करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर हमने 3 ब्रैकेट जो है ओपन किए थे, तो यहाँ पर मैंने 3 ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर क्लोज भी कर दिए हैं। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हमारा डिस्काउंट अमाउंट निकल कर आ गया है। ओके, तो डिस्काउंट यहाँ पर बहुत इजी था निकालना, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने क्या क्या सिलेक्ट किया और किस बिहाफ पर डिस्काउंट निकाला है। डिस्काउंट हमने निकाला है इन क्वांटिटीज़ के बिहाफ पर, तो यहाँ पर सभी को डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी की क्वांटिटी कम कर देती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ 10, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, 0 दे दिया, यानी फॉल्स कंडीशन दे दी। ओके, अब ऐसे ही अगर हमें नेट अमाउंट निकालना है तो नेट अमाउंट क्या होगा, इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो होगा हमारा नेट अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमारी इसी के साथ डिस्काउंट शीट भी ख़त्म होती है। ये बहुत इजी थी।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि आप सेकंड शीट पर क्लिक करिए। सेकंड जो शीट है उसमें जो डिस्काउंट दिया हुआ है ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, ये आपको खुद कर देखनी है, इसकी आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। अगर आपसे नहीं होती है तो ही इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो ये वैसे आप कर लेंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तक इसका यूज़ करना और उसको हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी। तो यहाँ पर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर क्या है, मुझे कस्टमर के टाइप दिए हुए हैं कि अगर कस्टमर होलसेलर है तो उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, अगर कस्टमर जो है रिटेलर है तो 20%, अगर कंज्यूमर है तो 10%। इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। डिस्काउंट अमाउंट किससे निकालेंगे, आप टोटल अमाउंट से निकालेंगे। और क्राइटेरिया क्या है आपका ये, तो आप उस क्राइटेरिया को कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, और नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे इफ के सारे फंक्शंस जो हैं अभी मैं आपको सिखा सकती थी, इफ के साथ वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम जो नया टॉपिक सीखेंगे, आप लोग भी बोर हो गए होंगे आप काफ़ी देर से इफ सीखते सीखते। अब हम नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके अंदर पहले हम बेसिक फॉर्मेटिंग सीखेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस के थ्रू फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हम चलते हैं। तो पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी अभी तक हमने सीखा है वो आप लोग पूछ लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कई बार क्या क्वेश्चंस थे हमारे। तो माइक्रोफोन्स आपके मैंने ऑन कर दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों ने चला कर देखा आपसे नहीं हुआ? स्टूडेंट्स आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अगर आपको अब तक क्लियर है सब कुछ तो। मैंने चैट बॉक्स में आपके कुछ क्वेश्चन देखे थे इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के माइक्रोफोन ऑन कर दिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैं आपसे लास्ट बार पूछ रही हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मूव करते हैं। ओके डन, तो चलिए हम आगे मूव करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया है यहाँ तक। अभी तक कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर तो है? क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी आवाज़ तो नहीं आप लोगों तक जा रही। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके,
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन इस तरीके का दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है नाम से ही आपको सुन के पता चल जाता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। मतलब ये आपकी कंडीशन के हिसाब से, जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपकी कंडीशन है, उसके हिसाब से एक फॉर्मेटिंग आपके डेटा पर अप्लाई कर देता है, जिससे आपका डेटा रिप्रेजेंट आप अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा से डेटा विजुअलाइज हो जाता है और हाईलाइट भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। आपकी कंडीशंस जैसे भी आपकी कंडीशंस हैं उस हिसाब से आपके डेटा को क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। यानी उसको जो भी आप फॉर्मेटिंग सिर्फ हाईलाइट ही नहीं करेगा, जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, आपको पूरे बॉक्स का यानी पूरा कलर चेंज करना है मैन्युअली, तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर जिस तरीके का फॉर्मेट चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मेटिंग जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने जैसे कि बताया, होम टैब के अंदर ही आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके का दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। मैंने यहाँ पर मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर मैं जा रही हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा ग्रेटर देन आपको दिखेगा लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज़। यहाँ मैं सब जो जितने भी हैं वो सब आपको सिखाऊंगी। ग्रेटर देन पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेटर देन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ ऑलरेडी कलर हो गया है, आप देख सकते हैं डेटा कि अगर आप जो भी चाहते हैं क्राइटेरिया, मैं चाहती हूँ कि जिसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हो या 28 से ज़्यादा हो, क्या करें, यहाँ पर उसको कलर कर दे। आप देख सकते हैं डेटा सारा हाईलाइट हो गया है। या फिर जो भी आपको कंडीशन चाहिए, यहाँ पर मैं 50 ले लेती हूँ। मैंने 50 मार्क्स लिए हैं, जिसके भी मार्क्स 50 से ज़्यादा हो तो क्या करेगा, पूरे एरिया को क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। जितने भी बचे हुए मार्क्स हैं 50 से ग्रेटर देन मार्क्स हैं, उनको यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। अब हाईलाइट करने के बाद यहाँ पर आपको कलर्स के ऑप्शन दिख जाएंगे इस तरीके से। कुछ कलर्स इसमें यहाँ पर ऑलरेडी सेट है कि आप इस तरीके से फ़ॉन्ट का कलर और फिल कलर यहाँ पर सेट है। नहीं तो आपको इसमें से कोई कलर नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट पर जाइए। लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा कस्टम फॉर्मेट। आप मेरे साथ साथ यहाँ पर चला के भी देख सकते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। लास्ट में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा कस्टम फॉर्मेट का, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल पर जाइए। फिल पर जाने के बाद यहाँ से जो भी आपको कलर चूज़ करना है वो कलर चूज़ कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं। नंबर में जाकर आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको किस फॉर्मेट में चीज़ें चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर वाला ही सीखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। ओके, तो फिल पर मैं यहाँ कलर ले रही हूँ। कलर मैंने ओके कर दिया है। आप चाहें तो फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर फ़ॉन्ट पर जाकर तो आप देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, जितने भी 50 से अबव मार्क्स थे यानी ग्रेटर देन 50 मार्क्स थे, उनको क्या कर दिया, इसने हाईलाइट कर दिया है। किस कलर से, ग्रीन कलर से, जो कि मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया था। ओके, ऐसे ही इस वापस से मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। दूसरा ऑप्शन है इसमें इसी तरीके से लेस देन पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपको मार्क्स चाहिए कि अगर किसी के मार्क्स 33 से लेस देन है यानी 33 से नीचे हैं तो क्या करेगा, उसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देगा। कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहीं से चूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कस्टम कलर में नहीं जा रही हूँ, कस्टम फॉर्मेट में नहीं जा रही हूँ। मैंने क्या किया है, यहीं से कलर जो है वो चूज़ कर लिए हैं और ओके कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये लेस देन 33 मार्क्स हैं। यहाँ पर ये रेड कलर से इस तरीके से हाईलाइट हो गए हैं। ओके, और जो ग्रेटर देन 50 वाले थे वो यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट है। इसी के अंदर मैं इसी को सिलेक्ट कर रही हूँ वापस से। बिटवीन में क्या करेंगे, हम बिटवीन पर जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि जिसके मार्क्स 80 से, या फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं जिसके भी मार्क्स 10 से 30 के बीच में है, उसको यहाँ पर डिफरेंट कलर से कलर कर दें। जो भी, अब यहाँ पर इसमें क्यों नहीं कलर किया, ग्रीन कलर ही मैंने चूज़ किया था तो ग्रीन से ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुकी हूँ यानी ग्रेटर देन 50। उसके बाद मैंने लेस देन 50 लिया था तो लेस देन 50 वाले में क्या किया, उसने जितने भी लेस देन 50 वाले थे उनको कलर कर दिया था। तो यहाँ पर
अगर मुझे कोई भी फॉर्मेटिंग हटानी है, यानी अगर आपको जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर ही जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर रूल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। आपको एंटायर शीट पे से रूल हटाने हैं या सिलेक्टेड सेल पे से हटाने हैं, जो भी आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है उससे क्या होगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो हट जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बिटवीन वाला ऑप्शन जो है वो चलाकर देखते हैं। बिटवीन पर जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको बिटवीन मार्क देने हैं, यानी अगर मुझको चाहिए 50 to 80, कलर मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ। कस्टम फॉर्मेट में जाकर यहाँ से मैं कलर ले रही हूँ। ओके, तो क्या किया, 50 से 80 के बीच में जो भी मार्क्स थे यहाँ पर उनको येलो कलर से कलर कर दिए। यहाँ पर 85 को नहीं किया है क्योंकि मैंने 50 से 80 के बीच वाले यानी बिटवीन मार्क्स लिए थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, उनको हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ से आप जो भी क्राइटेरिया चाहें उस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्या है, इक्वल्स टू मतलब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को यानी पर्टिकुलर वैल्यू को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जिसके भी मार्क्स यहाँ पर आई थिंक 90 है, 90 नहीं है, मैं यहाँ पर मार्क्स ले लेती हूँ 47। इस वाले में क्या करेगा, किसी एक वैल्यू को ही कलर करेगा, कई सारी वैल्यूज़ को कलर नहीं करेगा। अगर वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसको कर देगा, लेकिन अगर वो नहीं हो रही तो इस तरीके से उसको कलर कर देगा। यानी मैंने क्या किया, इक्वल्स यानी जिसके मार्क्स 47 के इक्वल्स है तो क्या करेगा, उसको इस तरीके से हाईलाइट कर देगा। कलर चूज़ करना मैंने आपको बता दिया है। मैं वापस इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। अगला जो ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन, ये ऑप्शन हम टेक्स्ट में काम करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ अटेंडेंस शीट के अंदर, अगर आपको याद होगा टेक्स्ट दैट कंटेन वाला ऑप्शन, कि उससे हम हाईलाइट कैसे कर सकते हैं कि जो भी आप टेक्स्ट डालेंगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से हाईलाइट कर देगा, यानी उस कंडीशन के हिसाब से हाईलाइट कर देगा। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार। टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर जाएंगे और यहाँ से जो भी आप नाम लिखते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि जिसका भी नाम ए से शुरू है या फिर जिसके भी नाम में ए आ रहा है, आई थिंक सभी के नाम में यहाँ पर ए आ रहा है, मैं यहाँ पर पी ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर पी ले लिया कि जिसके भी नाम के अंदर पी आ रहा है उसको क्या करें, वो हाईलाइट कर दे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम है जिसके नाम के अंदर पी आ रहा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन वाले ऑप्शन का क्या यूज़ है कि यहाँ पर आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, सरनेम लिख सकते हैं। सरनेम की अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको सिलेक्ट करके क्लियर कर देते हैं रूल्स को। इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जिसके भी सरनेम यहाँ पर कुमार हैं, क्या करिए, उसको हाईलाइट कर दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, जिनके भी सरनेम कुमार थे उनको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो टेक्स्ट दैट कंटेन वाले ऑप्शन को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको एक अगला ऑप्शन मैं पहले समझा देती हूँ। डेट वाला ऑप्शन मैं बाद में सिखाऊंगी, पहले मैं आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला समझा देती हूँ कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो क्या करेगा, उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया जो है वो सिलेक्ट किया है, थोड़ा सा मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया और यहाँ पर उसको फिल कर देगा। कोई भी कलर आप चूज़ कर लीजिए, मैंने यहाँ से लाइट ग्रीन कलर जो है वो चूज़ कर लिया है, ओके कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी का भी नाम जो है रिपीट होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सुमित कपूर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर वापस से सुमित कपूर लिख रही हूँ। तो देखिए दोनों सुमित कपूर वाले जो थे क्या हुए, हाईलाइट हो गए। यहाँ पर एक नहीं, दोनों डुप्लीकेट वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। डुप्लीकेसी वाले ऑप्शन से क्या होगा कि जो भी आपके डुप्लीकेट्स होंगे वो हाईलाइट कर देगा। किस तरीके से, वापस से देख लीजिए। आप सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और आपको यहाँ से ऑप्शन दिख जाएगा डुप्लीकेट वैल्यूज़, कि अगर आपको जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से कलर चूज़ करके उसको हाईलाइट कर देंगे। कलर नहीं करना तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, वो भी बॉर्डर वाला, ये सब चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अब यहाँ पर डेट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, वो काफ़ी काम का ऑप्शन है कि यहाँ पर मैं कुछ डेट लिख लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और मैं इसको नीचे यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ।
ओके, मैंने यहाँ से ये 1 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक की जो है डेट ले ली है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा अ डेट और करें। इसका मतलब क्या है, आप इस पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको येस्टरडे को हाईलाइट करना है, अगर आपको टुडे को हाईलाइट करना है, टुमारो को हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते थे। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से लास्ट 7 डेज़ को तो मैं इसमें से हाईलाइट नहीं कर सकती, लास्ट वीक को भी नहीं। नेक्स्ट वीक को मुझे हाईलाइट करना है, मैंने नेक्स्ट वीक पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा वीक जो है इस तरीके से हाईलाइट हो गया है। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं यहाँ से टुडे को हाईलाइट करना चाहती हूँ तो टुडे यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट मंथ या दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया डालूंगी, क्या होगा, उस तरीके से आपका डेटा जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो मेरे को हाईलाइट करना है तो मेरे पे क्लिक कीजिए, तो यानी 2 तारीख जो है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। ओके, तो डेट वाले ऑप्शन का यूज़ ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के जो ऑप्शन हैं उन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं रूल्स। ओके, टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स किस तरीके से काम करते हैं, ये भी सिमिलर हैं कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये मार्क्स सेलेक्ट कर रही हूँ। टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ से अगर आपको किसी भी टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, यानी रैंक करना है टॉप 10 नंबर्स को कि जिसमें स्टूडेंट के किन किन स्टूडेंट के टॉप 10 मार्क्स हैं, तो यहाँ से आप 10 की जगह 11 भी कर सकते हैं, टॉप 5 भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, टॉप 3 भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा इजीली। आप यहाँ पर क्लिक करके टॉप 10 को यहाँ से 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3 या फिर 10 से भी ज़्यादा आपको टॉप 10 वैल्यूज़ चाहिए, आपको टॉप 11 चाहिए, टॉप 12 चाहिए, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्लिक करके आपको दिख गया होगा आई थिंक। ऐसे ही अगर यहाँ पर मुझे चाहिए यहाँ पर टॉप 10%, तो यहाँ पर टॉप 10% को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज का क्राइटेरिया लिया हुआ है तो यहाँ से आप परसेंटेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन वाले ऑप्शंस को स्टूडेंट्स आप चला के देखेंगे, ये आपके उन्हीं डेटा पे वर्क करेंगे जिस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि परसेंटेज दी हुई है, आपको उसमें से टॉप 10% निकालने हैं कि आपको डिस्क्राइब करना है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स आए हैं वो स्कूल में, कॉलेज में, वो कौन कौन से हैं, तो आप इसको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं उनका डेटा। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपको बॉटम 10 आइटम्स निकालने, बॉटम 10 में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ से कम कर सकते हैं। ये बॉटम 8 मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर बॉटम 8 जो आ रहे हैं वैल्यूज़, बॉटम 8 दिखा रहा है। इनको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना है, डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम फॉर्मेट पर जाकर अगर आपको हाईलाइट की जगह यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, कि मान लीजिए मुझे कलर नहीं करना, बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर चूज़ कर रही हूँ। मैंने आउटलाइन बॉर्डर चूज़ कर लिया है। यहाँ से बॉर्डर का कलर मैं चूज़ कर रही हूँ ये वाला, और मैंने ओके कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, बॉर्डर लग कर आ गया इस तरीके से। ओके, तो आप कलर करने की जगह डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी उस पर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। कि मैंने क्या किया, जो बॉटम 8 वैल्यूज़ थी उन पर इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ऐसे ही आप बॉटम 10% का भी यूज़ करके देखिएगा। अबव एवरेज क्या होगा, यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो एवरेज, मतलब जो भी अबव एवरेज वाले वैल्यूज़ हैं उनको अपने हिसाब से, इसमें कोई यहाँ पर क्राइटेरिया आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसने अपने हिसाब से ही जितने इसमें मार्क्स थे, जो भी उसमें अबव एवरेज वाले मार्क्स जो थे वो सिलेक्ट कर लिए हैं और उनको कलर कर दिया है। कलर आप चूज़ कर सकते हैं लेकिन क्राइटेरिया नहीं, उसने अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लिया है अबव एवरेज वाले मार्क्स। ओके, ऐसे ही बिलो एवरेज पे भी ऑप्शन आएगा इसमें आपको, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर ही बिलो एवरेज, ये लास्ट था इसमें। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पर कुछ सिंपल से ऑप्शन है, जैसे डेटा बार्स पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके के बार्स मिल जाएंगे। ग्राफ आप बन कर आ रहे हैं, देख रहे हैं वैल्यूज़ के हिसाब से। यहाँ पर ये ऑप्शंस किस काम आते हैं कि अगर आपको अपने डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है,
वैल्यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पर जो है ग्राफ्स बनकर आ रहे हैं। तो आप अपने डेटा को इन ऑप्शंस के थ्रू क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 85 वाले अगर मार्क्स है तो पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। अगर सबसे कम है यानी 28 है तो कितना कम आ रहा है, 26 है तो उससे भी कम आ रहा है। कलर आप यहाँ से डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कलर स्केल्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसी के नीचे। कलर स्केल्स क्या है, यहाँ पर डिफरेंट जो नंबर्स हैं उनको अलग अलग कलर से यहाँ पर कलर कर रहा है। ये देखिए अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग कलर से। ऐसे ही आइकन सेट्स होते हैं कि अगर आपको आइकन्स के थ्रू डेटा को क्या करना है, मैनेज रिप्रेजेंट करना है, हाईलाइट करना है, तो डिफरेंट नंबर्स को क्या कर रहा है, यानी अगर 20 वाले नंबर से हमको डिफरेंट आइकन से रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 वाले नंबर से हमको डिफरेंट नंबर से, तो किसी भी आइकन्स का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल से ऑप्शन है, इनको आप चला के देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी बेसिक जो रूल्स थे, जो बेसिक वाले ऑप्शन थे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे जो हमारे फॉर्मूला और फंक्शन वाले ऑप्शन हैं उनकी तरफ। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया ये है, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अंदर मुझे डेट, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी और बोनस यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जितने भी यहाँ पर डेजिग्नेशन जिन जिन एम्प्लॉय की सुपरवाइज़र है उनको अलग से हाईलाइट करके दिखाना है। यानी जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय क्या है सुपरवाइज़र है उसको अलग से हाईलाइट करके मुझे यहाँ पर शो करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर हम एक एक करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे ये तो आप एक काम या तो टेक्स्ट क्या कहते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट कंटेन वाले ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ इसी बॉक्स को कलर करेगा, सिर्फ डेजिग्नेशन वाले सेल को सिलेक्ट करेगा। मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा रो, एक पूरा रो हाईलाइट हो जाए इस तरीके से। यानी अगर सुपरवाइज़र है तो उसके नाम के साथ साथ डेट के साथ साथ उसका पूरा जो रो है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन का, पहले वो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे हेडिंग के बाद वाले एरिया को। हेडिंग को इसके अंदर सिलेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद हम अगला ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, न्यू रूल्स। क्लियर रूल मैंने बता दिया। क्लियर रूल क्या करेगा, जो भी आपने रूल्स अप्लाई किए हैं, रूल्स का मतलब ये है जिस भी कंडीशन के हिसाब से आपने फॉर्मेटिंग की है उसको आप यहाँ से क्लियर रूल वाले ऑप्शन पर जाकर हटा सकते हैं। मैनेज रूल्स भी मैं आपको बताऊँगी आगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, न्यू रूल्स पर हम जाएंगे। न्यू रूल्स पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है लास्ट वाले ऑप्शन पे, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मतलब आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है कि यहाँ पर यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, कि आपको किस सेल को फॉर्मेट करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला के लिए यहाँ पर इस तरीके का ये बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले डेजिग्नेशन को। हमेशा फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि जब उसको क्या मैंने पहले बताया था, हमेशा फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बाकी सब पे फिल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर 2 बार क्या कर रही हूँ, F4 प्रेस कर रही हूँ, 2 बार F4, फंक्शन की F4। ध्यान से समझिएगा ये मैंने क्यों किया है। पहले यहाँ पर मैं 2 बार F4 फंक्शन की जो है वो प्रेस कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए, पहले ये कैसा था, मैं आपको नॉर्मल दिखा देती हूँ। जब मैंने यहाँ पर मैनेजर को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर ये डॉलर का सिंबल दिख जाएगा आगे। अगर आप इसको यूज़ करके देखेंगे, ये डॉलर का सिंबल क्या शो करता है कि आपका सेल जो है वो लॉक है, यानी सेल जो है वो पूरा का पूरा लॉक है। अगर सेल लॉक होगा तो क्या होगा, जैसे वो मैनेजर, अगर मैं मैनेजर को कलर करना चाहती हूँ तो सिर्फ एक ही मैनेजर कलर होगा, बाकी सारे मैनेजर जो हैं वो हाईलाइट नहीं होंगे। मुझे सबको हाईलाइट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 बार F4 प्रेस करेंगी। फंक्शन की यहाँ पर जो F4 है, मैं उसको यहाँ पर मैंने क्या किया, C को जो है लॉक रहने दिया और 2 को अनलॉक कर दिया। अब C और 2 क्या है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि C क्या है, यहाँ पर हमारा कॉलम है, और 2 क्या है, हमारी रो है। तो मैंने रो को अनलॉक क्यों किया है,
क्योंकि वो बाकी रो पे भी मूव होगा और कॉलम हमारा सेम ही रहेगा, यानी क्राइटेरिया क्या है, डेजिग्नेशन है, तो कॉलम सेम रहेगा, इसलिए हमने रो को अनलॉक कर दिया और कॉलम को लॉक रहने दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पर मैंने 2 बार F4 क्यों प्रेस किया है, ये देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि ये मैनेजर यहाँ पर भी है, मैनेजर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो मुझे सबको कलर करना है, तो ये अलग अलग रोज़ में है, तो अलग अलग रोज़ में है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, रो को अनलॉक कर दिया और कॉलम को लॉक इसलिए रहने दिया। अगर मैं कॉलम को भी यहाँ लॉक नहीं करती हूँ तो वो बाकी बॉक्सेस को भी कलर कर देगा, बाकी बॉक्सेस के हिसाब से भी क्राइटेरिया लेगा, लेकिन क्राइटेरिया मेरा डेजिग्नेशन ही है, तो इसलिए मैंने कॉलम को क्या किया, लॉक ही रहने दिया। अब वापस से इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सुपरवाइज़र मैनेजर, जिसको भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को इस तरीके से बंद करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। आप चाहे तो इस ये जो मैंने यहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट किया है, ये जो सेल है इज इक्वल्स टू डाल के मैंने फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट किया है। उसके बाद इज इक्वल्स टू कि अगर ये सुपरवाइज़र के बराबर होता है तो सुपरवाइज़र यहाँ पर मैंने इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया है, तो क्या करेगा, उसको कलर कर देगा। तो यहाँ पर हम कलर भी चूज़ कर लेते हैं। अब कलर चूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें कलर नहीं दिए होते, आपको फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से कलर जो है वो चूज़ करने होते हैं। यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी सुपरवाइज़र वाले जो थे उनके पूरे के पूरे रो को यहाँ पर क्या किया, हाईलाइट कर दिया, यानी जितने भी सुपरवाइज़र थे सभी के जो पूरे पूरे रो थे उनको क्या किया, हाईलाइट कर दिया है इस तरीके से। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सुपरवाइज़र वाला हमारा क्राइटेरिया क्या था कि जिसकी भी डेजिग्नेशन सुपरवाइज़र हो उसके पूरे रो को इस तरीके से हाईलाइट कर दे। फॉर्मूला मैंने आपको इसका समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी में आपको दूसरा भी समझा देती हूँ, वो भी ध्यान से देखिएगा एक बार। सबसे पहले मैं यहाँ से रूल्स जो है वो हटा देती हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बनी हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी मैंने आपको सिखाई थी कि उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वहाँ पर आप अपना कर्सर रखेंगे, डेटा पे जाएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लिस्ट अलाउ के अंदर, और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए मैनेजर सुपरवाइज़र उनको तो टाइप कर लेंगे या सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो जैसे भी आपको बनानी है वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। अब मेरे कंडीशन ये है कि मैं यहाँ पर चेंज करूँ मैनेजर तो मैनेजर का रो पूरा हाईलाइट हो जाए, अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ सुपरवाइज़र तो सुपरवाइज़र का पूरा रो हाईलाइट हो जाए, क्लर्क चूज़ करूँ तो क्लर्क का। ये काम कैसे करेंगे हम, इस काम के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। इस काम के लिए यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से होम वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पर जाएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे यहाँ से डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पर हमारी मैनेजर है, लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेजिग्नेशन जो कि फर्स्ट वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो हम चेंज करते रहेंगे जिससे कि यहाँ पर भी चेंज होती रहे। वापस से 2 बार F4 प्रेस करेंगे, इज इक्वल्स टू ये वाला बॉक्स मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इस बार मैंने क्या किया, इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। ओके, यहाँ पर इस बार मैंने लिखा नहीं है, पहले मैंने क्या किया था, इज इक्वल्स टू टाइप कर यहाँ पर टाइप किया था सुपरवाइज़र। अब यहाँ पर मैं काम को ईजी बना रही हूँ कि मुझे टाइप नहीं करना पड़े। उस वाले कंडीशन में क्या था कि आपने जो टाइप किया आप सिर्फ उसी को हाईलाइट कर सकते हैं। इस वाली कंडीशन में क्या है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर जो भी चेंज करूँगी वो यहाँ से चेंज होते रहेंगे। ओके, फॉर्मेट पर जाएंगे, कलर चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनेजर वाले जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज करती हूँ सुपरवाइज़र तो सुपरवाइज़र हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज करती हूँ क्लर्क तो क्लर्क हाईलाइट हो रहे हैं।
अगर यहाँ से वर्कर चूज़ करते हैं तो यहाँ से हमारे अब वर्कर जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ना बनाकर आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि आप वहाँ पर क्या करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैनेजर। ओके, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ इस पूरे एरिया को। कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, न्यू रूल्स पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल को और इसको 2 बार F4 से क्या करेंगे, मैंने कॉलम को लॉक कर दिया है और रो को अनलॉक कर दिया है। इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से अब जहाँ पे मैंने मैनेजर लिखा था मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है एरिया, और यहाँ से कलर चूज़ कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको टाइप करके चेंज करना होगा कि अगर मैं यहाँ पर करती हूँ वर्कर, एंटर प्रेस किया तो वर्कर हाईलाइट हो गए, लेकिन वो इसी सेल पे वर्क करेगा, ये भी उसी सेल पे वर्क करेगा जिस सेल पर आपने चूज़ किया है इज इक्वल्स टू के अंदर। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ क्लर्क तो क्लर्क को हाईलाइट कर देगा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके से बता दिया है कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला ज़्यादा इजी है, ज़्यादा बेटर भी है। यहाँ पर आप डिफरेंट क्राइटेरिया को अगर लिखना नहीं चाहते तो एक ही बार में सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लिख कर टाइप कर हाईलाइट करना है तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला के अंदर किस तरीके से करते हैं हाईलाइट वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसी से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही। ओके, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट, बिल्कुल मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं वो बता देती हूँ। देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए, पहले मैं यहाँ से रूल्स जो है वो क्लियर कर देती हूँ सारे। जिस भी बॉक्स में सबसे पहले आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है आप वहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आप जाएंगे डेटा के अंदर, और डेटा वैलिडेशन, आपको डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप, और जिस भी आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको नाम लिखा हुआ दिख जाता है इस तरीके से। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ करना है किसको, लिस्ट को। हमें लिस्ट बनानी है तो मैंने यहाँ से लिस्ट जो है वो चूज़ कर लिया है। ओके, लिस्ट चूज़ करने के बाद सोर्स में मैं आपको अटेंडेंस शीट में पहले भी बता चुकी थी, या तो आप टाइप कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बता देती हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है मैनेजर, सुपरवाइज़र, क्लर्क और वर्कर। यही 4 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। नहीं तो आपकी लिस्ट अगर अलग जगह बनी हुई है आप अलग जगह से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके कॉमा डालकर इनको टाइप भी कर सकते हैं। मैंने ओके प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन गई है। अब यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको आई थिंक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बनानी आ गई होगी। कैसे बनाते हैं मैं आपको टाइप करके बता देती हूँ एक बार कि टाइप करके कैसे बना सकते हैं। बॉक्स पर आप जिस पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस पर कर्सर रखेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से अलाउ करेंगे लिस्ट को, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मैनेजर। ना सिलेक्ट करने की बजाय, यानी अगर आपको टाइप करके करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। मैनेजर, कॉमा सुपरवाइज़र, कॉमा क्लर्क, और कॉमा डालकर इस तरीके से वर्कर। ओके, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। ओके प्रेस किया तो अब भी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बनकर आ गई है। तो राहुल, आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। या फिर मैं आपको दोबारा समझाऊँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला ऑप्शन है इसके अंदर वो है ऑटो बॉर्डर। ऑटो बॉर्डर कई बार क्या होता है कि आपको जो है बॉर्डर डेटा के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, कि आपने जितना डेटा बनाया आप उसको बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं, बार बार बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ जिससे कि आप डेटा सिर्फ टाइप करते जाए, बॉर्डर जो है अपने आप अप्लाई होता जाए।
सबसे पहले मैं यहाँ से जो इस पर अप्लाई किया हुआ बॉर्डर है उसको हटा देती हूँ। आप फर्स्ट वाले सेल पे कर्सर रखेंगे। सबसे इजी ऑप्शन है, सबसे इजी ऑप्शन जो है वो ये है। इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, जितने भी एरिया पे आपको बॉर्डर लगाना है उस एरिया को, पूरे एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी एरिया आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, न्यू रूल्स पर ही क्लिक कर देंगे और वापस से उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाले पर, यूज़ अ फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर। उसके बाद कर्सर रखेंगे यहाँ पर और सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल को। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है और 2 बार F4 प्रेस करना है। ओके, और फॉर्मेट पर जाकर यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और आउटलाइन बॉर्डर मैं यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। और मैंने प्रेस कर दिया ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जो भी डेटा टाइप करते जाएंगे, आप देखिए बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से अप्लाई होता जा रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ नंबर्स डाल रही हूँ। पूरी रो पर मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उस पर बॉर्डर जो है इस तरीके से अपने आप अप्लाई हो रहा है। कितना ईजी। ओके, ये सबसे ईजी ऑप्शन था ऑटो बॉर्डर वाला, कि अगर आपको बॉर्डर चाहिए कि आप सिर्फ डेटा टाइप करते रहें, बॉर्डर अपने आप लगता रहे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, जितने एरिया पे आपको बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर वाला मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट को समझ नहीं आया है। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझिए। तो मैं वापस से क्या है, इस पे से जो फॉर्मेटिंग है वो हटा रही हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर, क्लियर रूल्स में जाकर आप पूरी शीट पे से या फिर सिलेक्टेड सेल पे से, जैसे भी आपको ठीक लगे, फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। मैंने कुछ ही एरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से न्यू रूल्स पर जाएंगे और लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लास्ट वाले फार्मूला पर इस पर क्लिक कर यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक कर आप इस तरीके से यहाँ पर कर्सर रखेंगे और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 2 बार F4 प्रेस करना है। 2 बार F4 मैंने आपको बताया क्यों प्रेस करते हैं। यहाँ पर F4 से क्या होता है, फंक्शन की जो होती है F4 से लॉक और अनलॉक करने के लिए होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, अगर आपको पूरी रो को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको 2 बार F4 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं करना है तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। तो क्या होगा, इसी सेल पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, जो भी आप फॉर्मेट लगाएंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, यहाँ से बॉर्डर ले लेंगे। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट डालेंगे तभी बॉर्डर अप्लाई होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है कंटेंट रखना ही पड़ेगा। अगर कुछ कंटेंट आप नहीं रखेंगे तो बॉर्डर इस तरीके से नहीं अप्लाई होगा। जो भी आप उसके अंदर टाइप करेंगे यानी कुछ भी कंटेंट रखेंगे, उसी के बिहाफ पर क्या होगा, बॉर्डर अपने आप जो है लगता जाएगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके महेश, आई थिंक आपने मुझे यही रिपीट करने के लिए बोला था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पर एक लास्ट जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक लास्ट जो है फंक्शन वो सीख लेते हैं। उसके साथ हम ये क्लास को एंड करते हैं आज की। तो लास्ट यहाँ पर जो मेरा कंडीशन है वो है, यहाँ पर मुझे ऑल्टरनेट रोज़ को हाईलाइट करना है। ऑल्टरनेट रोज़ मतलब मुझे यहाँ पर चाहिए कि फर्स्ट रो हाईलाइट हो, सेकंड ना हो, थर्ड हो, या फिर मुझे ऐसे चाहिए कि मुझे सेकंड को हाईलाइट करना है, थर्ड को नहीं हाईलाइट करना, फोर्थ को हाईलाइट करना है। इस तरीके से मुझे हाईलाइट करनी है रोज़। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको 2 फंक्शन समझा रही हूँ, उसको ध्यान से समझिए। वही फंक्शन हम इस फॉर्मूले में यूज़ करने वाले हैं। पहला फंक्शन है मूव, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ।
नहीं तो इसको आप डायरेक्ट वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, लेकिन मैं समझा रही हूँ ये फंक्शंस का यूज़ क्या होता है। इज इक्वल्स टू मोड। मोड फंक्शन क्या काम करता है कि आप जो भी नंबर डालते हैं, मान लीजिए मैंने डाला 4,2, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, नंबर और डिवाइज़र, यानी जो भी आप नंबर चूज़ करेंगे उसका डिवाइज़र मैंने यहाँ पर 2 ले लिया है, ब्रैकेट को बंद किया है और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पर हमें रिमाइंडर देगा निकाल कर। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। मोड फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर को डिवाइड करता है और वहाँ पर आपको जो रिमाइंडर होता है वो निकाल कर देता है। ओके, तो इसमें हम एक तो मोड फंक्शन का यूज़ करेंगे और एक फंक्शन का यूज़ करेंगे रो। रो फंक्शन क्या होता है कि आप रो फंक्शन जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, पूरी शीट पर आप रो फंक्शन जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर सेकंड सेल में रो फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, रो ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, वो आपको काउंट करके देता है कि आप कौन सी रो पर हो। मैंने यहाँ पर सेकंड रो पर अप्लाई किया तो सेकंड, अब मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, इज इक्वल्स टू रो एंटर। तो ये कौन सी रो पर है, अब हम 7th रो पर है। तो इन दो फंक्शन के यूज़ से मैं ऑल्टरनेट आपको जो रोज़ है उनको हाईलाइट करना सिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, या फिर मैं फॉर्मूला आपको बाहर ही यहाँ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, फिर हम फंक्शन के अंदर यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई करते हैं। इज इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ऑन किया, इसके अंदर मैं रो फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ। अब रो को मैं डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर 2 से। ऐसा मैंने क्यों किया, अब देखिए मैंने आपको बताया था मोड फंक्शन क्या काम करता है। मोड फंक्शन किसी भी नंबर को डिवाइड करता है दूसरे नंबर से, जो भी डिवाइजर आप यहाँ पर डालेंगे, और आपको एक रिमाइंडर जो है वो निकाल कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मोड फंक्शन अप्लाई किया, उसके अंदर मैंने रो का फंक्शन लगाया। अब रो का फंक्शन मुझे यहाँ क्या काउंट कर रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ आपको एक बार, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 आ रहा है, इसका आंसर क्या है 2। तो 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक आपका डेटा है, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 1 0 1, क्योंकि फर्स्ट वाले रो यहाँ पर हम सेकेंड रो पर हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 0। यहाँ पर हम थर्ड रो पर हैं, 2 को 3 से डिवाइड किया तो 1। फोर्थ रो पर है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। फिफ्थ रो पर है तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1। तो आप ये समझ गए होंगे मोड और रो का फंक्शन मैंने कैसे अप्लाई किया। अब इसी कंडीशन के बिहाफ पर मैं ऑल्टरनेट रोज को हाईलाइट करने वाली हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, या तो आप 0 वाले को हाईलाइट कर सकते हैं या 1 वाले को। कैसे, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे आप न्यू रूल्स पर। न्यू रूल्स पर जाने के बाद सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर। यहाँ पर क्लिक कर देंगे उस एरिया पर, और यहाँ पर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू मोड। मोड फंक्शन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट ऑन करने के बाद इसके अंदर मैं रो फंक्शन अप्लाई करी, यानी जो फॉर्मूला मैंने बाहर लगाया था वही फॉर्मूला मैं अंदर लगा रही हूँ। बाहर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वो अप्लाई किया था। डिवाइड कर रही है इसको किससे, 2 से, ब्रैकेट को बंद किया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू में ले रही हूँ 0, कि अगर जो भी इसका आंसर आएगा वो 0 से मैच करता है, मैंने इज इक्वल अपने हिसाब से नंबर डाल दिया 0 से मैच करता है, फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो कलर कर देगा, अगर 0 से नहीं मैच करेगा तो कलर नहीं करेगा। ओके, ये देखिए मोड फंक्शन का जो भी मैंने आपको यहाँ पर मोड फंक्शन और रो फंक्शन समझाया था, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। मोड के अंदर मैंने रो का फंक्शन लिया है, इस रो का मतलब क्या है, वो सेकेंड रो से मैंने सिलेक्ट किया है डेटा को, तो यहाँ पर इसका आंसर है 2 को डिवाइड करेगा 2 से, अगर आंसर 0 आता है और इस 0 के बराबर है तो कलर करेगा, अगर नहीं है तो कलर नहीं करेगा। ओके, तो फॉर्मेट पर मैंने जाकर यहाँ पर कलर चूज़ कर लिया ऑलरेडी, मैं ओके कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी हमारे ये और नंबर वाले आप देख सकते हैं, यानी 2 4 6 ये ऑल्टरनेट रोज थे वो हाईलाइट हो गए। अगर आपको 3 5 7 यानी इवन नंबर वाले एरिया को हाईलाइट करना है तो आप कैसे करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे,
न्यू रूल्स पर जाएंगे और यहाँ से सेम ऑप्शन, यहाँ पर आप एक काम कीजिए, हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करने की जगह क्या करेंगे, मैं मैनेज रूल्स भी इसी के साथ आपको बता देती हूँ। मैनेज रूल में क्या होता है, जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होता है वो दिख जाते हैं। मैनेज रूल पर जाइए और यहाँ पर जाइए एडिट रूल पर, यानी एडिट रूल में क्या होगा, जो आपने फॉर्मूला लगाया उसको आप एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 0 की जगह कर दिया है 1। अब 1 क्यों किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर रिमाइंडर 1 यहाँ से 1 से मैच करेगा तो ही क्या करेगा, उसको हाईलाइट करेगा। यानी जो भी हमारा आंसर अगर 1 आता है, यहाँ पर मैंने 2 को अगर 3 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, 2 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, तो ही हाईलाइट करेगा, वरना हाईलाइट नहीं करेगा। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कलर दूसरा चूज़ कर लेते हैं। तो आप देखिए अब 3, 5, 7, 9 जितने भी इवन नंबर वाले रोज थे वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ऑल्टरनेट रोज को कैसे हाईलाइट करते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर सारे टॉपिक्स जो है वो ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जो आपको मुझसे पूछना है कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम जो अपने रोल को एडिट किया था, एक बार दोबारा दिखाना, एडिट कैसे किया था। एडिट करना, जी बिल्कुल मैं बता देती हूँ। देखिए कैसे आप जो भी आपने रूल को एडिट करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर भी आपने वो रूल अप्लाई किया है। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। उसी के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, डिलीट करने का भी दिखेगा, अगर आपको रूल को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, और एडिट रूल का भी ऑप्शन दिखेगा। एडिट रूल पर आप क्लिक थैंक यू। करेंगे, हाँ, तो यहाँ से आपको ये एडिट कर सकते हैं। ओके, एनीवन एल्स, किसी और को कोई क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने सिखाया है उससे रिलेटेड? आपको शीट्स मिली हुई हैं, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आई थिंक। स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पूछना है तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, अपना जो पहला वाली शीट थी ना, नेस्टेड इफ कैलकुलेट डिस्काउंट जो निकाल रहे थे हम, जी जी जी, उसमें जो डिस्काउंट का अमाउंट का जो फॉर्मूला है ना मैडम, वो दिखाएंगे क्या? मैं थोड़ा, मुझे फोटो निकालना। बिल्कुल, ये लीजिए। डिस्काउंट अमाउंट वाला मैडम। हाँ, एक मिनट। ओके मैडम। ओके, कैन आई डिस्कनेक्ट द क्लास मैम? यस। ओके। यस आकाश, इफ़ एरर फार्मूला और इफ़ फार्मूला डिफरेंट होता है। इफ़ एरर फार्मूला मैं आपको समझाऊंगी। इफ़ एरर फार्मूला क्या होता है कि आपको अगर जो एरर प्रोवाइड की होती है, अगर आपको उसकी जगह कुछ और लिखना है या कुछ और आपको लेके आना है, जैसे कि कई बार क्या होता है वैल्यू करके लिखा हुआ आता है, कई बार एन करके लिखा हुआ आता है, वो आपकी एरर्स होती हैं। आपको उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इफ़ एरर और इफ़ फंक्शन दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ओके, आई थिंक आपका यही क्वेश्चन था आकाश। जी, इफ़
एरर भी मैं आपको डिस्कस करूँगी जब हम वी लुकअप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर हम इफ एरर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हमारे सिलेबस में है एवरीथिंग, जो एक्सेल में एडवांस एक्सेल तक जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट कर करके आपको क्या, अगर आप बड़े फॉर्मूला पर जाएंगे पहले से तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो पहले आपको छोटे छोटे फॉर्मूला से समझना पड़ेगा। इफ एरर भी बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। ओके अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लास को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। मैम वो पीएम बेसिक वाला फॉर्मूला एक बार आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके आपको इस रिलेटेड को समझना है या सिर्फ आपको ये फॉर्मूला? मैम वो ऑटो बॉर्डर जो आप दे रही थी वो वाला एक बार दिखा दीजिए। कौन सा? ऑटो बॉर्डर आप दे रही थी जी जी ऑटो बॉर्डर बिल्कुल। मैम, वहाँ पर मैं F4 की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, अनलॉक नहीं हो रहा है ऑटो वो। बॉर्डर आप लैपटॉप से कर रहे हैं? जी मैम, लैपटॉप से ही कर। हाँ लैपटॉप से तो आपको फंक्शन की जो है वो भी आपको प्रेस करनी होगी पहले उसके साथ साथ। ओके मैम। ओके जो F10 करके की होती है विंडो की के पास, उसके साथ आप F4 प्रेस कीजिए। अच्छा मैम, फंक्शन की के साथ F4 की। हाँ जी फंक्शन की के साथ, क्योंकि कीबोर्ड में और माउस में फ़र्क होता है। इस जो मतलब जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है लैपटॉप के कीबोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। फंक्शन की यहाँ पर, ये फंक्शन की को प्रेस करने के बाद ही वर्क करती है। ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके। कैन आई लीव मैम? यस यू कैन।